Good morning students, class 10. आज ज्योग्राफी का एक न्यू चैप्टर के साथ ऑनलाइन क्लास में। इसके पहले मैंने आपको सिविक्स का एक चैप्टर था जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, पॉलिटिकल पार्टीज मैंने पढ़ाया, उसके फंक्शंस पढ़ाया और टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाया। अब मैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर है आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो भी ज्योग्राफी का ही चैप्टर था, वो एंड हो गया। आज स्टार्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल्स into the valuable goods. Whenever the valuable goods are made by using the raw material into the industries is called the manufacturing. उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। यूं आप कहें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज किस सेक्टर में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सेकेंडरी सेक्टर में लेबर एम्प्लॉयड किए जाते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके यूजेबल थिंग्स में, यूजेबल थिंग्स या फिर उसके वेलेबल थिंग्स में उसको कन्वर्ट किए जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इसे एग्जांपल देख लीजिए। पेपर बनाए जाते हैं, जिस पेपर को आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बुक्स को, कॉपीज को, ये लकड़ी से बनाए जाते हैं और इस लकड़ी को काट करके फॉरेस्ट से पेपर इंडस्ट्री में इसको सप्लाई किया जाता है। वहां पे इसके डिफरेंट प्रोसेस में प्रोसेसिंग करने के बाद वो पेपर के रूप में हमारे और आपके पास आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। चीनी का तैयार होना, शुगर का तैयार होना, जो चीनी हम यूज करते हैं फ्रॉम द शुगर केन। तो शुगर केन का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में होता है और इसे फिर सप्लाई किया जाता है शुगर इंडस्ट्री में। वहां पे शुगर इंडस्ट्री में इसको प्रोसेसिंग करने के बाद फिर क्या बनता है? शुगर बन जाता है, जो आप हम यूज करते हैं। उसी तरह देखिए आयरन एंड स्टील एंड आयरन जिसे कर सकते हैं, ये आयरन ओर से बनता है और भी कई मटेरियल मिलाए जाते हैं और ये सभी को प्रोसेसिंग करते हैं स्टील प्लांट में। स्टील प्लांट में प्रोसेसिंग करने के बाद फिर ये स्टील के फॉर्म में, आयरन के फॉर्म में हमारे पास आता है। तो ये सभी क्या कहना है? रॉ मटेरियल। ये सभी कहना है रॉ मटेरियल। और इस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में डालने के बाद इसके जो नए गुड्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्राइमरी गुड्स को यूज किया है। ये सभी को आप कह सकते हैं प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी प्रोडक्ट होता है जिसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, जिसे आप प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ये प्राइमरी गुड्स होगा और इस प्राइमरी गुड्स को फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज की जरूरत। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या आता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा प्राइमरी प्रोडक्ट को डिफरेंट यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना डेवलप है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप है मतलब बहुत अधिक बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा? उस कंट्री का आर्थिक स्थिति, उस कंट्री की आर्थिक शक्ति बहुत डेवलप होगी, इकोनॉमिकली कंट्री बहुत डेवलप कहलाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैंने अभी आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग का क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी कंट्री को उसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है मैन्युफैक्चरिंग। मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेटअप होता है तो वो कंट्री मैक्सिमम प्रोडक्ट करता है और तो फिर मैक्सिमम एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट करने के साथ आप जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज भी देश में आता है। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ग्रोथ करने पे और डेवलप होने पे। इसके इंपॉर्टेंस डाल रहे आप। इंपॉर्टेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को किसी भी कंट्री का बैकबोन कहा जाता है, डेवलपमेंट का
तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। जिस कंट्री में मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, या तो जो कंट्री मैक्सिमम मैन्युफैक्चर करता है उस कंट्री का डेवलपमेंट फास्टली होता है, रैपिडली। तो यूं कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, बैकबोन ऑफ द कंट्री होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, पॉइंट पॉइंट में समझा रहा हूं। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल चलते हैं 1960 के पहले। 1960 के पहले हमारे देश में हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं था, लेकिन हमारे देश में उसके बाद एग्रीकल्चर इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट से मतलब है फर्टिलाइजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, सीड्स, और भी कई इक्विपमेंट होते हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेसिंग मशीन्स, स्प्रेइंग मशीन्स, ऑल दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये सारे इंडिया मैन्युफैक्चर किए गए। इससे किसको हेल्प मिला, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में हेल्प मिला, और तब देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। तो वन साइड जहां भी ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए, वहां पे हजारों की संख्या में लेबर एम्प्लॉयड हो गए। और सेकेंड, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वह भी डेवलप करने लगा, इंप्रूव करने लगा, मोर एंड मोर प्रोडक्शन होने लगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर एंड मोर प्रोडक्शन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, तो ये सरप्लस प्रोडक्शन फिर लौट करके इंडस्ट्री सेक्टर में जाने लगा। इंडस्ट्री सेक्टर में जाने लगा तो फिर इंडस्ट्री, नए नए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, और फिर न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे सामने आने लगे। उस प्रोडक्ट में, उस इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में पीपल इंगेज होने लगे। तो ये एक तरह से इंटरलिंक्ड हो गया, प्रोडक्शन भी अधिक हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर। पहले हमारे देश में मैक्सिमम पीपल डिपेंड द एग्रीकल्चर पे। हमारे देश का ऐसा कहा जाता है 70 और 80 के आसपास में जब ये पढ़ाए जाते थे, उस समय कहा जाता था more than 80 or 85% people are engaged in the एग्रीकल्चर सेक्टर। 80% के आसपास व्यक्ति एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे। ये तो मैन्युफैक्चर सेक्टर ही आज डेवलप हुआ तो ये रिड्यूस कर गया। एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी था लोगों का, वो घटता चला गया। आज लगभग आप देखेंगे 50% के आसपास लोग आज एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, जबकि पहले कितने थे, मोर देन 80%। इवन मैंने आपको रसिया रेवोल्यूशन पढ़ाया था, रसिया में भी 85% पॉपुलेशन रशियन रिवोल्यूशन के टाइम में किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे। फिर वहां भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेटअप हुआ तो वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे घटता चला गया। और तब ये जॉब प्रोवाइड, कैसे डिपेंडेंसी घटता है, जॉब प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था। फिर बता दो सेकेंडरी सेक्टर क्या आता है, ऑल द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर एंड द प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर, द सेक्टर कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर। तो ये सभी सेक्टर में लोगों को जॉब क्रिएट होने लगा, और तब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ करके सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में आने लगे। तो लोड किस पे घट गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोड घट गया। इरिडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, देश में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट अधिक था, तो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में, कम करने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्पेशली पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, इसका मेन मोटिव होता है टू इरिडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। वो कैसे करते हैं, पब्लिक सेक्टर का फाउंडेशन होता है, उसमें लोगों को जॉब दिया जाता है, उससे जुड़े हुए कई तरह के लोग टर्सरी सेक्टर में एंगेज होते हैं। रॉ मटेरियल को सप्लाई करना और मैन्युफैक्चर गुड्स को डिफरेंट पार्ट में सप्लाई करना, और उस इंडस्ट्री में अगर किसी रॉ मटेरियल का डिमांड है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ सकता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोगों को स्कोप बढ़ जाता है, वो मोर एंड मोर प्रोडक्ट करके सप्लाई करते हैं। कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सप्लाई करते हैं। इस तरह करके पॉवर्टी का इंडिकेशन होता है। ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज, अगर देखा जाता है बैकवर्ड एरिया, देश में सभी एरिया इक्वली डेवलप नहीं है, बहुत सारे एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो उस एरिया के पीपुल, ट्राइबल पीपुल हो, बैकवर्ड कम्युनिटी के पीपुल हो,
उस एरिया के पीपल में एक प्रकार से डाइवर्सिटी होता है डेवलपमेंट के रेशियो के हिसाब से। अगर उस एरिया में इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप किए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है, डिस्पैरिटीज है, वो खत्म होता है धीरे धीरे और सभी को वहां भी जॉब मिलने लगते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं और ग्रोथ करते हैं तो सबसे पहले हमारे देश का ट्रेड, किसी भी कंट्री का ट्रेड ग्रो करता है, ट्रेड बढ़ता है और कॉमर्स उसका बढ़ता है। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, उसको यूं कह सकते हैं एक्सपोर्ट का बढ़ जाना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन होने के बाद इसका एक्सपोर्ट अदर कंट्री में होने लगता है, तो वो क्या लगता है, फॉरेन एक्सचेंज लगता है, विदेशी पैसे आते हैं, विदेश से पैसे आते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज किसी भी कंट्री में मैक्सिमम आता है तो उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक तरह से कहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री का प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही डिपेंड करता है। सो दीज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों रन करते मूव करते साथ साथ, यूं कहे हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, तभी दोनों का डेवलपमेंट हो पाता है। जिस कंट्री में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों अगर थोड़ा अपने आप को अलग थलग रखते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रहता है, तो वहां पे ना एग्रीकल्चर का ग्रोथ ठीक से हो पाता है और ना इंडस्ट्री का ग्रोथ ठीक से हो पाता है। इसको ऐसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन लास्ट आगे वाले क्लास में करेंगे हम। छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्रो प्रोडक्ट। या एग्रो प्रोडक्ट से मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो इंडस्ट्री डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग प्रोडक्टिविटी। वह इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड है उसने एग्रीकल्चर को बूस्टअप दिया, और जब एग्रीकल्चर बूस्टअप हुआ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बूस्टअप हुआ। इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए मार्केट चलते हैं 1960। पहले मैंने फिर बताया हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे देश में हमारा जो एग्रीकल्चर था वो ट्रेडिशनल था। अब उसके 1960 के बाद कई सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का फाउंडेशन किया है। यहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से द इनपुट दैट इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, द ट्रैक्टर्स, द पेस्टिसाइड्स, द फर्टिलाइजर्स एंड द सीड्स, सो एंड सो, इस सभी का प्रोडक्शन किया गया। स्प्रेइंग मशीन का प्रोडक्शन किया गया, कैंपेन का प्रोडक्शन किया गया, थ्रेशर का प्रोडक्शन किया गया। ये सभी ने किसको बूस्टअप दिया? एग्रीकल्चर को बूस्टअप दिया। हमारा जो 1960 के पहले प्रोडक्शन होता था, किसान अपने घरों में ग्रेन को लाते लाते उनके बहुत सारे ग्रेन बर्बाद हो जाते थे। लेकिन इस सारे चीजों ने क्या लाया? रैपिड लाया, तेजी लाई। तो प्रोडक्शन का स्केल बढ़ गया। प्रोडक्शन का स्केल बढ़ गया तो ये जो प्रोडक्ट हुए हमारे देश के अंदर डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सरप्लस प्रोडक्ट फिर कहां चले गए? डिफरेंट इंडस्ट्रीज में चले गए। तो इस तरह करके दोनों एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो तैयार करते हैं आपको। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से मतलब है कि वो इक्विपमेंट तैयार करते हैं और एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल तैयार होता है। तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को सप्लाई होते हैं और इंडस्ट्री तैयार करते हैं एग्रीकल्चर के लिए रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सामान को बनाता है। तो इस तरह करके एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब ग्लोबलाइजेशन जो एक पार्ट है, दुनिया जब ग्लोबलाइज हो गया तो हमारे देश के अंदर भी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी ग्लोबलाइज होना पड़ेगा और एक तरह से मॉडर्न होना पड़ेगा। जिसके कारण क्या होगा? हमें एफिशिएंट एंड कंपीटिटिव होना पड़ेगा इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और इन द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चर। स्पेशली हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स शुड बी एफिशिएंट एंड कंपीटिटिव। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रहना है तो
इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो हमारा सामान बहुत अच्छा होना चाहिए और इन कंपेयर टू द मार्केट उसका वैल्यू भी एक रीजनेबल वैल्यू होनी चाहिए ताकि इंटरनेशनल मार्केट को वो टिक पाएंगे, नहीं तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट से टिके रहने के लिए उनके क्वालिटी पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करता है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, इसका इंपॉर्टेंस था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आप लिखकर सेंड करेंगे ग्रुप में। क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसके इंपॉर्टेंस को आप लिख करके और ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।